हाँ जी, अब आपका क्वेश्चन बेसिकली ये था कि सेट डब्ल्यू जो है वो उस क्वेश्चन था बेसिकली। तो सेट डब्ल्यू में आपको मैंने उसका प्रिंसिपल रूल बता देता हूँ कि सेट डब्ल्यू में आप जो भी नंबर पास करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि अगर आप स्क्रीन पे एक वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं और उसमें 3 डिजिट हैं 74, मैं आपको स्क्रीन भी शो कर दूँ फिर आपको ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ आएगा। 1 मिनट। जी बेटा, आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है। तो देखें सेट डब्ल्यू में अगर आप पास करते हैं ना, आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए और उसमें 784 लिखा हुआ है। तो आपने सी आउट किया और आपने लिखा सेट डब्ल्यू, ठीक है, और इसमें आपने 5 पास कर दिया और उसके बाद आपने जो है वो ए प्रिंट कर दिया एंटर है। तो इसकी जो आउटपुट होगी ना वो ऐसे होगी कि सेट डब्ल्यू बाय डिफॉल्ट ना 5 स्पेसेस लेगा 74 को प्रिंट करने के लिए। मतलब क्या देखें, 1 2 3 4 5, आपको 5 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। अगर आप थोड़ा गौर करो स्क्रीन पे, नजर आ रहे हैं 5 डॉट्स ग्रे से कलर के? जी, तो ये 5 स्पेसेस हैं, ये 5 प्रिंट स्क्रीन यस हैं। सर। अब आप कह लें 5 जी सर आ स्पेसेस रहा हैं, है। या हम इसको इसका वर्ड उसने क्या यूज़ किया था बुक में, वो मेरे ज़हन में इस टाइम नहीं है। 5 स्पेसेस कह लें या 5 प्रिंट स्पेसेस कह लें। 5 प्रिंट स्पेसेस पे ये 574 को प्रिंट करेगा। तो 74 देखें, इस 74 के अंदर 3 डिजिट्स हैं। तो करेगा क्या, बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि इस जगह 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ गया, इस जगह 8 आ गया और इस जगह 4 आ गया। तो बाकी जो 2 स्पेसेस थे उसने उसके लेफ्ट साइड पे जो है प्रिंट यानी कि ना क्या कहते हैं उसको, एडजस्ट किया सेट डब्ल्यू ने, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और अगर आप साथ में ये यूज कर लेते हो राइट, तो वो क्या करेगा कि ये जो स्पेसेस है ना वो अब इस इस जगह नहीं आएंगी, बल्कि वो आपकी इस जगह आएंगी, राइट साइड पे आ जाएंगी। ये जो है वो मैं क्या सही बता रहा हूँ? मुझे लगता है शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जस्टिफाइड होता है ना, क्या राइट जस्टिफाइड? सर बाय डिफॉल्ट राइट जस्टिफाइड होता है। हाँ ठीक है। और लेफ्ट लेफ्ट होता है सर, लेफ्ट होता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। सर राइट होता है। अच्छा, अगर मैं गलत ना हूँ तो। नहीं मुझे सर काइंड मैं आपको बाय बता देता बाय हूँ। देखो ना, जब आप स्पेसेस अपेंड करोगे ना लेफ्ट साइड पे, देखें जी लेफ्ट साइड पे स्पेसेस आएंगे ना, तो अगर आप कोई और दोबारा से आप ए प्रिंट करते हो, ये मैंने प्रिंट किया ना ए, तो ये अब अगली लाइन में ना इस तरीके से प्रिंट होगा 74, ऐसे प्रिंट होगा। तो इसका मतलब है ये जो है ना वो राइट साइड स्पेसेस लगा रहा है, तो लेफ्ट साइड पे स्पेसेस लगा रहा है, तो राइट साइड से जस्टिफाइड होगा, ये राइट साइड से इक्वल होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट राइट साइड से जो है ना वो इक्वल होता है। तो अगर आप सर मैंने आपसे फिर लास्ट ये टाइम इस तरह पूछा था से तो हो फिर जाएगा अगर आपने आप, कहा। सर मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था तो आपने बोला था कि ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जस्टिफाइड होता है। नहीं देखिए बाय डिफॉल्ट जब आप स्पेसेस लेफ्ट साइड पे आ रही है ना अगर, तो इसका मतलब है राइट साइड से इक्वल होगा, राइट साइड से इक्वलिटी रहेगी रहेगी, क्योंकि स्पेसेस इधर कम ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर जो है वो लिखूँ और जी वो है बी और उसमें है 1 2, ठीक है, इसमें 2 करेक्टर है ना खाली। अब जी अगर सर। मैं इधर बी प्रिंट करता हूँ ना, बल्कि ये नहीं जी, मैं अब बी प्रिंट करता हूँ,
तो वो क्या करेगा, अगले लाइन में आ जाए। इसमें कितने, 2 कैरेक्टर्स है ना, तो एक स्पेस ने और दी और ये 1 2 प्रिंट किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो करता क्या है कि अगर मैं इस राइट को हटा देता हूँ फिल वक्त के लिए ना, अब हम ये राइट नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड में स्पेसिस पेंड करता है और फिर जो है वो जितना नंबर होता है वो आगे लिखता है। तो आप देखें, अगर आप इस तरीके से, यानी कि आप अभी इस आउटपुट को देखो तो आपको नजर आएगा कि ये जो हमारे पास आउटपुट है वो जस्टिफाइड राइट साइड से हो रही है, राइट साइड से इक्वल है, लेफ्ट साइड से डिफरेंस आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट, तो बेटा बाय डिफॉल्ट आपकी जो आउटपुट होती है वो राइट जस्टिफाइड होती है। अगर मैंने पहले ये बोल दिया था लेफ्ट जस्टिफाइड होती है तो वो मैंने गलत था। ठीक है, तो वो उसकी जो है ना वो इस्लाह कर लें। राइट बाय डिफॉल्ट जो है स्पेसेस लेफ्ट साइड पे अपेंड होती हैं, बाय डिफॉल्ट स्पेसेस लेफ्ट साइड पे अपेंड होती हैं, और जो आपकी आउटपुट होती है वो राइट जस्टिफाइड होती है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो, अगर ये आपका कोड है जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ अभी, लाइन 6 से लेकर लाइन 10 तक ये कोड है, और इसमें आपने राइट वाला स्ट्रीम ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो इसकी आउटपुट ऐसे आएगी आपके सामने जैसे अभी अब आ रही है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। और अगर आप इसको करते हो लेफ्ट, तो अब क्या होगा, अब वो स्पेसेस जो है ना राइट साइड पे लगाएगा। तो मतलब क्या, इधर 2 स्पेसेस हैं, तो इधर आगे 2 स्पेसेस, इधर आगे 2 स्पेसेस, इधर 3 है, तो 1 2 3। देखें, अब देखें ये लेफ्ट साइड से इक्वल हो गया ना सारा, ये लेफ्ट जस्टिफाइड है, राइट साइड से इक्वल नहीं है। बात समझ आ गई आपको? तो बाय डिफॉल्ट वो, आप सेटअप यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो राइट जस्टिफाइड करता है, यानी कि वो लेफ्ट साइड में स्पेसेस अपेंड करेगा। और अगर आप लेफ्ट का स्ट्रीम ऑपरेटर यूज कर लेते हो तो वो फिर राइट साइड पे स्पेसिस पेंड करेगा, यानी कि लेफ्ट जस्टिफाइड होगा। ठीक हो गया? तो अब हम आते हैं बिनीश के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी ना? हम आगे चलते हैं। बिनीश का क्वेश्चन था, और पेज नंबर बेटा क्या था, आपने क्या बताया था? सर 231। 231, ये पेज नंबर नहीं आ रहा। अच्छा, चैप्टर नंबर 5। अच्छा, ये है 312 सर 231। 231। तो 231 के ऊपर उसने, जी कहाँ पे? सर प्रोग्राम 52 के नीचे। जी सर यही है। सर ये इसने कहाँ पे? सर पहले जो आपने बोला था वहीं पे था। जी, सर ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ है ना, जहाँ पे ऑपरेटर लगाया हुआ है इसने, a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है सर, इसके नीचे लिखा हुआ है, बट दिस अच्छा, असाइनमेंट स्टेटमेंट सिंपली विल नॉट वर्क बिकॉज द ऑपरेंड ऑफ द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मस्ट बी एन एल वैल्यू। सर यहाँ पे एल वैल्यू का मतलब एक वेरिएबल है ना, कि मतलब ऑपरेटर उसके साथ होगा तभी उसमें एक एडिशन होगी या तभी उसमें एक सब्ट्रैक्शन होगी। जी, वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास अ, यानी कि प्लस प्लस यूज होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो और इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं वो हमेशा किसी वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इनके एल वैल्यू, यहाँ पे एल वैल्यू से मुराद उसकी हाँ सर वेरिएबल। मेमोरी मिल जाती है। ठीक है, तो किसी एक्सप्रेशन के साथ या किसी कॉन्स्टेंट के साथ काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही है। यस सर। और सर ए 253 पेज नंबर है, 253, प्रोग्राम 510 के नीचे। जी सर 510 की, यही। जी पूछें।
सर सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉर स्टेटमेंट जो ये लूप लगा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है इन दिस लूप द नंबर वेरिएबल टेक्स ऑन द वैल्यूज फ्रॉम मैक्सिमम नंबर थ्रू मैक्सिमम वैल्यू। सर इस लाइन की मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लूप में उसने कैसे इस लाइन को यूज किया है, वो क्या बताना चाह रहे हैं। In this loop, the num variable takes the values from max num through max value. उसको कहना चाहिए था min number through max values. सर मैं भी यही देख रही थी, फिर मैंने कहा शायद मैं गलत सोच रही हूँ, तो फिर मैंने कहा आपसे पूछ लूंगी। नहीं, ये जो है ना ऐसा है कि हम नंबर को शुरू में इनिशियलाइज करा रहे हैं मिन नंबर से, ठीक है, और मिन नंबर हम यूजर से ले रहे हैं, और कहाँ तक चल रहे हैं हम, मैक्स नंबर तक चल रहे हैं। मैक्सिमम नंबर तक। हाँ यस जी, तो सर। इसको यही लिखना चाहिए था कि ये फ्रॉम मिन नंबर टू थ्रू मैक्स वैल्यू। हाँ जी, द नंबर वेरिएबल्स टेक्स ऑन द वैल्यूज फ्रॉम मैक्स नंबर थ्रू, हाँ फ्रॉम मिन नंबर थ्रू मैक्स वैल्यू, मैक्स नंबर बेसिकली। ये इसने लाइन नहीं लिखी हुई सही। यस सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर जो एक प्रोग्राम है उसके अंदर हम सेंटिनल्स जब यूज करते हैं, तो हम एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा सेंटिनल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहें कर लें, इट्स अप टू यू। सेंटिनल कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि सेंटिनल बेसिकली किसी भी डाटा के एंड को मार्क करने के लिए यूज होते हैं। यानी कि डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको पता है कि स्ट्रिंग होती है, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग जो है वो नल टर्मिनेटर से टर्मिनेट होती है। सी प्लस प्लस को कब पता लगता है कि स्ट्रिंग खत्म हो गई, जब उसके आखिर में नल आता है, जीरो आ जाता है। तो वो यस नल सर। जो सेंटिनल वैल्यू है फॉर स्ट्रिंग। तो इस तरह आप कोई भी डाटा यूजर से ले रहे हैं, आप कोई रिकॉर्ड ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, डिपेंड्स, या फाइल से रीड कर रहे हैं, तो वो जो उसकी सेंटिनल वैल्यू होगी वो बताएगी कि आपके पास रिकॉर्ड खत्म हो चुका है, मतलब आप डाटा खत्म हो चुका है, बस यहाँ तक है, आपने रीड करना है। तो वो सेंटिनल वैल्यू डिपेंड अपॉन सिचुएशन, वो जितनी मर्जी आप यूज कर लें, एक कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, सब टू यू। सर ये तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट आ जाए, तो उसमें हम लोग सेंटिनल वैल्यू यूज करते हैं ताकि हमारे पास लिस्ट की लास्ट वैल्यू आ जाए। जी बिल्कुल। और हाँ, अगर अगर हमारे पास लिस्ट बड़ी नहीं है, फिर भी अगर हम लोग उसमें सेंटिनल्स लगाना चाह रहे हैं, तो सर अगर मैं- हमारे पास। अच्छा, अगर अगर तो आपका पहला क्वेश्चन ये था ना कि एक ही डाटा के अंदर तीन डिफरेंट सेंटेंस दे सकते हैं, ये पूछना चाह रही हैं आप? सर मैं पूछ रही थी एक प्रोग्राम में हम एक से ज्यादा सेंटिनल्स यूज कर सकते हैं। हाँ, अब इसका क्वेश्चन इसका आंसर इस तरीके से है कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम है और वो खाली एक डाटा रिकॉर्ड को डील करता है, मिसाल के तौर पर वो यूजर से ना उसके नंबर लेता है, जी वो नंबर हैं किसी भी सब्जेक्ट के नंबर, और जैसे यूजर माइनस एंटर करता है तो समझ लो उसने जितने भी सब्जेक्ट के नंबर एंटर करने थे वो कर लिए, ठीक है। तो ये एक है तरीका, ठीक है। और अगर आप एक ही डाटा नंबर ले रहे हो, अगर आप यूजर से एक और डाटा भी इनपुट ले रहे हो, इसका सीजीपी है, तो सीजीपी को एंड करने के लिए भी सेम -1 वाला सेंटेंस यूज कर सकते हो, या अगर कोई और डिफरेंट करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप यानी कि अगर आपके पास एक डाटा रिकॉर्ड है, एक टाइप का डाटा रिकॉर्ड है, तो उसके लिए आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा डाटा टाइप का डाटा रिकॉर्ड है, तो उसके लिए आप वही यूज कर सकते हो या कुछ और भी यूज कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, और उस प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप सेंटिनल जो है वो यूज किस मकसद के लिए कर रहे हो, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल यूजली अगर हमारे पास। यूजली एक लिस्ट के लिए, एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए एक सेंटिनल वैल्यू होती है। जी आप पूछें। ओके सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हमारे पास जो है वो डाइसिस वाली एग्जांपल ले लें, तो सर उसमें तो हमें ये होता है कि हमें 0 से छोटा और 6 से बड़ा नहीं चाहिए होता, तो जी, उसके अंदर हम सेंटिनल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें नहीं यूज कर सकते सेंटिनल्स को। सेंटिनल्स वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपके पास एंडिंग पॉइंट क्या है। ओके सर। सेंटिनल जैसे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता कब एंड हो रहा है। तो हमें कैसे पता लगेगा अभी एंड हो रहा है? उससे पता लगेगा जब हमारे पास माइनस आ जाएगा। जी सर। तो यूजली सर तीन और क्वेश्चन है। हाँ, यूजली सेंटिनल्स वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि रिकॉर्ड कब एंड होने जा रहा है, कितने नंबर जी फिट। सर। सर मैं अब पूछ सकती हूँ और क्वेश्चन। जी जी, पूछें पूछें। सर अब जो सी आउट डॉट फिल का फंक्शन है था, उसके अंदर हम लोग 0 करेक्टर अगर देते थे, तो वो लेफ्ट साइड पे सेट डब्ल्यू में वो प्रिंट कर देता था 0 करेक्टर। सर हम 0 जी के अलावा कोई और करेक्टर प्रिंट करवा सकते हैं, बिल्कुल। यानी कोई भी डिजिट कोई और
करेक्टर हो गया, जैसे सी करेक्टर है, डी करेक्टर है। बिल्कुल, अपना नाम प्रिंट कराते हैं आप, जी सर। जो मर्जी करें। सर और एक पेज नंबर 287 पे कोड है, उसकी मुझे सही समझ नहीं आ रही। 287 के ऊपर कौन सा वाला? 526? सर जिसमें वो इंट टेस्ट वैल्यू वाली ली हुई है वेरिएबल, सर इस प्रोग्राम से ऊपर है, इस प्रोग्राम डीवीडी वाले प्रोग्राम से ऊपर है। 525? सर ये जो लिखा हुआ है नहीं नहीं, ये नहीं है सर। सर जो डीवीडी वाला प्रोग्राम है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये डीवीडी वाला प्रोग्राम है, उससे कोई ये जो लिखा हुआ है, ये वाला कोड मैंने हाईलाइट किया। जी सर। अच्छा। सर इसमें मुझे ना ये समझ नहीं आ रही कि इसमें वाइल लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो जब वाइल लूप तभी जो है हमारे पास चलता है जब हमारे पास उसकी कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज उसके नीचे जितनी भी होती हैं चीजें वो सारी इग्नोर हो जाती हैं। तो यहाँ बिल्कुल। पे हमारी वाइल वाइल स्टेटमेंट जो है वो अगर ट्रू हो रही है तभी वो नीचे वाला जो है टेस्ट वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन सर यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट में ही अगर हमारे पास जो है वो फॉल्स आ जाती है कंडीशन, तो वो हमारे पास तो नीचे वाली जो है चलाएगा ही नहीं, ट्रू होना लाजमी है। तो सर मुझे ये नहीं समझ आती कि जब हम यहाँ पे टेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, तो इसमें कंटिन्यू का मतलब क्या फायदा, हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं इसको? कैसे हाँ, इसकी ये आउटपुट जो है वो 1 से लेकर 10 तक आ रही है और 4 नहीं आ रही? देखें, ये लूप तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, ये तो आपको बात समझ आ गई ना। जी सर। अब जो ये लाइन है ना, इसका मतलब है कि जब वैल्यू यहाँ पर टेस्ट वैल्यू में, ये काउंटर है टेस्ट वैल्यू जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और 9 तक जाता है, ठीक है। और जब इसमें इस टेस्ट वैल्यू के वेरिएबल के अंदर 4 वैल्यू होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। जी तो सर। इस पे आ जाएगा कंटिन्यू पे। तो जैसे ही कंटिन्यू पे आएगा तो इस कंटिन्यू के बाद कंट्रोल इधर नहीं जाएगा। आम जनरल हालात में ये होता है ना कि इफ के नीचे जो भी स्टेटमेंट होती है वो चलती है, और उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है वो चलना शुरू हो जाती है। तो इस कंटिन्यू के बाद कंट्रोल सी आउट पे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इधर वाइल की कंडीशन में ये टेस्ट होगी, और फिर जैसे बात कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर अब ये चलेगा। समझ आई बात? इसलिए फोर्स के सर ऊपर अब जाएगा। यहाँ पे 1 कैसे प्रिंट हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, सी आउट कैसे एग्जीक्यूट हो रही है? मैं बताता हूँ, बड़ा आसान है, देखें जी। टेस्ट में वैल्यू क्या है? 0। जी सर। उसके बाद हम इधर आते हैं, तो ये है कौन सा इंक्रीमेंट बताएं? ये है पोस्ट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? सर पहले कंपैरिजन होगा, देन उसके अंदर हम्म, एडिशन होगी। बिल्कुल, शाबाश। तो टेस्ट वैल्यू में 0 पड़ा है, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू बताएं। है। ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल लूप में चला गया अंदर, ठीक है। सर और 1 हो जाएगा ना उसके अंदर, टेस्ट वैल्यू के अंदर? हाँ, टेस्ट वैल्यू में 1 आ गया। जी सर। हाँ, 1 आ गया, तो क्या 1 जो है इसके इक्वल है 4 के? ये नो कंडीशन। सर। तो क्या होगा? ये वाली ये स्किप हो जाएगा ना, ये नहीं चलेगी, सी आउट चलेगा कि नहीं? सर इफ की कंडीशन भी तो फॉल्स हो गई है ना, तो नीचे वाली स्टेटमेंट हाँ, कैसे चलेगी? इफ के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी स्टेटमेंट आती है? इफ की बॉडी में कौन सी स्टेटमेंट आ रही है? कंटिन्यू वाली, ये वाली सी आउट वाली स्टेटमेंट इफ से बाहर है, अगर आप गौर करें तो। बाय डिफॉल्ट इसमें ब्रैकेट्स यूज नहीं की, सेमीकोलन यूज किया हुआ। यस तो इफ सर। खाली कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट सी आउट वाली स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए 1 प्रिंट हो आगे जाएगा। समझ। आगे समझ? बहुत अच्छा। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन। जी जी, पूछें। सर जब हम लोग वो डाटा को स्टोर करते हैं किस फाइल जब हम बनाते हैं, तो उसके अंदर सर वो जब हम रीडिंग फाइल करते हैं तो वो लाइन वाइज, मतलब पहले फर्स्ट पे जो होगा उसको लेगा वेरिएबल में, देन नेक्स्ट को लेगा। सर अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है किसी फाइल में, बहुत ज्यादा, और हम किसी स्पेसिफिक जगह को रीड करवाना चाह रहे हैं, तो सर ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाएगा कि हम इतने ज्यादा उसके अंदर से हम लोग वो स्पेसिफिक वाला लेना चाह रहे हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होगा। तो फिर हम कैसे रीडिंग को वो बेहतर बना सकते हैं? दोबारा पूछेगा अपना क्वेश्चन जरा।
सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हम लोग रीडिंग का फाइल करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो अगर हम लोग उसकी रीड करवाना चाह रहे हैं उसकी वैल्यूज को, जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है फाइल के अंदर, फाइल तो में वो डाटा बारी पड़ा तो बारी हमने जो रीड है वो करना है, लेगा, बारी बारी रीड करेगा। बारी बारी से करना है। जब डाटा कम है तो हमें पता लग जाएगा कि हम लोग ये करवाना चाह रहे हैं, मतलब 3 नाम है उसके अंदर तो हम 3 नाम प्रिंट करवा देंगे। लेकिन सर अगर हमारे पास इतना ज्यादा उस फाइल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है, और हम लोग शुरू से नहीं, हम लोग दरमियान से कहीं से या लास्ट से कहीं से कोई स्पेसिफिक डाटा को वो रीड करवाना चाह रहे हैं, तो सर वो हम कैसे करेंगे? वो तो लाइन वाइज करेगा ना रीड। तो तो इट वो मैं डिपेंड्स पूछना ना, चाह रही हूँ। ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। मिसाल के तौर पे आपने, मैंने एग्जांपल में देता हूँ, आपके पास 100 लाइन है और 100 लाइन में हर एक लाइन में एक नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने खाली रीड करना है जो लाइन 15 है वहां से रीड करना स्टार्ट करना है और लाइन नंबर 25 पे एंड करना है, ठीक है। यस सर। तो अब इसमें आप क्या करोगे, एक लूप लगाओगे और लूप में रीडिंग करना शुरू कर दोगे और एक काउंटर ले लोगे, ठीक है, जो कि आप यस काउंट सर। अपडेट करता रहेगा। जैसे ही वो काउंट 15 पे पहुंचेगा तो मतलब लाइन नंबर 15 आपने रीड करने जा रहे हो, तो उसका डाटा आप पकड़ के सेव कर लो या आपने डिस्प्ले कराना डिस्प्ले करा लो। और जब तक वो काउंटर जो है वो 15 से 25 के दरमियान रहेगा, आप वो जो वैल्यूज आप रीड कर रहे हो वो रीड कर लो और उसके बाद आप बेशक फाइल क्लोज कर दो, क्योंकि बाकी वाला डाटा तो आपने रीड नहीं ना करना। सर इस तरह तो पहले हमें फाइल खोलनी पड़ेगी, हम फाइल हम्म, देखेंगे, फाइल में से हमें क्या डाटा चाहिए, उसके बाद हम ये हम्म, काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही इस है। तरह तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। जी, सीक्वेंशियल एक्सेस में ऐसा ही होता है। हम आपको उसने बताया था फाइल हैंडलिंग के अंदर कि फाइल हैंडलिंग दो टाइप्स की होती है, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक होता है रैंडम सर एक्सेस। रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल यस एक्सेस सर। अभी आपने पढ़ी है खाली, तो सीक्वेंशियल एक्सेस में ऐसा ही होगा कि आपको बारी बारी रिकॉर्ड रीड करना पड़ेगा और उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि अगर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, यानी कि आपको डिजायर रिकॉर्ड अगर 100 लोकेशन पे पहुंचा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो आपको 99 रीड करने पड़ेंगे फिर 100 पे पहुंचेंगे आप। तो रैंडम एक्सेस में ऐसा नहीं होता, रैंडम एक्सेस में हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। और रैंडम एक्सेस चैप्टर नंबर 12 के अंदर है, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर यानी कि हमारी की दोबारा मुलाकात होती है अगर ये किसी उसके अंदर, तो हम वो भी पढ़ लेंगे, चैप्टर नंबर 12 भी पढ़ लेंगे, तो उसमें फिर आपको पता लगेगा हम रैंडम एक्सेस कैसे करते हैं। उसमें हम ओके रैंडम सर। 100 लोकेशन में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। जजाकल्ला सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये एक बच्ची ने कुछ क्वेश्चन पूछा था साथ ही कि महानूर ने कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, सेट डब्ल्यू से रिलेटेड पूछ रही थी वो। तो बेटा ये जो यानी कि 3.7 वाला टॉपिक है आपका, ये 3.7 जो टॉपिक है फॉर्मेटिंग आउटपुट वाला, अब इससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे इसने ये यूज़ किए हैं, यानी कि जैसे सेट डब्ल्यू स्ट्रीम एमुलेटर ऑपरेटर है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, तो अब ये वैल्यू कैसे प्रिंट होगी ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जस्टिफाइड होता है कि राइट जस्टिफाइड होता है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने फिक्स पॉइंट नोटेशन में अगर चीज़ें डिस्प्ले करनी है तो कैसी होंगी। अगर मैं चाहता हूँ पॉइंट पर 2 नंबर आए, पॉइंट पर 2 डिजिट्स हाँ प्रिंट हो, तो वो कैसे होने हैं। या जैसे ये एग्जाम्पल इसने की थी आपके सामने 3.15 वाली, देखिए 3.15 के अंदर हम सेट टू सी इन यूज़ कर रहे हैं और उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट करते जा रहे हैं, तो आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन था तनवीर का। जी बेटा पूछें। सर मुझे आंसर मिल गया है। अच्छा, किसी और का, किसी और बच्चे का क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोई भी बच्चा या बच्ची कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक क्वेश्चन था, जी पूछें। जो हमारा रैंडम फंक्शन है उसके लिए जो सीड का हम यूज करते हैं, सीड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या चीज़ है और उसका क्या फंक्शन है। चैप्टर नंबर 2 के एंड पे था, नहीं 3 के एंड पे था, किधर था? ठीक है, 3 के एंड पे। 3.8 या 9 टॉपिक है। अच्छा, रैंडम, और उसमें आप सीड्स का पूछ रहे हो। बेसिकली रैंडम नंबर जो होता है ना,
अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, रैंडम का मतलब है कि कोई भी नंबर, यानी कि वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आपका एक प्रोग्राम रन हो और कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर दे, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जनरेट कर दे जिसकी वैल्यू कुछ भी होगी, ठीक है। तो रैंडम का मतलब यही होता है इन नेचर कि वो रैंडम है। जैसे आपको पता है कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, रैंडम होता है उसका, किसी का चेहरा किसी तरह, किसी का चेहरा किसी तरह। इसी तरीके से तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम एक तो CSTDlib यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनकी भी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे पास रैंड का फंक्शन है। ये जो रैंड का फंक्शन है रैंड, और इस फंक्शन कोई पैरामीटर पास नहीं होता। ये रैंड का फंक्शन आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। तो अगर आप खाली रैंड का फंक्शन यूज़ करते हो ना, और इसको जब रन करोगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। वो तीन, यहाँ पे 3 बार यूज़ हुआ तो 3 रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। तो और इसमें कुछ लॉजिक लिखी हुई है रैंडम नंबर जनरेट करने की, ठीक है। और उस रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए एक उसको सीड चाहिए होता है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करे। वो जो लॉजिक है जो कि रैंडम नंबर जनरेट करती है, उसको एक सीड चाहिए होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। समझिए सीड का मतलब बीज होता है ना, जहाँ से पौधा उगता है। तो आप ये समझ लें रैंडम नंबर जो है उसका जो फंक्शन है, उसकी जो लॉजिक है, उसको एक सीड चाहिए, उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए जहाँ से वो स्टार्ट करे कोई कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करना, ठीक है। तो चूंकि जब आप हर बार प्रोग्राम को रन करते हो, कंपाइल कर लिया आपने, आप रन कर रहे हो, चूंकि वो स्टार्टिंग वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए आपके पास आप देखोगे जितनी बार मर्जी आप रैंडम प्रोग्राम चलाओ तो वो रैंडम सेम जनरेट करेगा। यानी कि आपने एक बार प्रोग्राम चलाया तो आपको बस 3 डिफरेंट रैंडम नंबर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा आप चलाओगे ना, हम इसको इधर करते भी हैं, कर भी लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, कंसोल एप्लीकेशन, CSTlib हुई भी है हमारे पास इंक्लूड। मैं कहता हूँ सी आउट रैंड हैंडल, ये देखें ये प्रोग्राम 3 रैंडम जनरेट करके देगा आपको। ठीक है, 41, 18,467, 6,334, ठीक है। 3 रैंडम जनरेट किया ना उसने, ठीक है। तीनों रैंडम है, तीनों सेम तो नहीं है ना। अब अगली बार मैं चलाता हूँ ना तो दोबारा से, तो देखेंगे दोबारा यही वैल्यूज दे देगा आपको, दोबारा से ये वैल्यूज दे देगा। ये तो अच्छी बात नहीं ना हुई कि मैं हर बार रन करूँ, हर बार सेम टाइप के रैंडम नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं। भाई रैंडम नंबर तो वो हैं जो कि हर बार मुख्तलिफ हों, तो जब मैं दोबारा रन करूँ तभी मुख्तलिफ होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये जो रैंडम नंबर का फंक्शन है ना, इसको एक सीड चाहिए होता है जहाँ से स्टार्ट करता है। चूंकि बाय डिफॉल्ट जो सीड लेता है ना वो कांस्टेंट होता है, यानी कि कोई फिक्स वैल्यू होती है। तो इसलिए आप जब भी हर टाइम इसको रन करते हो तो आपको सेम पैटर्न आता है रैंडम नंबर का, और आप चाहते हैं कि हर बार जब मैं इसको रन करूँ और मेरे पास पैटर्न जो है वो डिफरेंट आए, तो आपको कुछ सीड देना पड़ेगा उसको, सीड। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं जी हमारे पास एक एसरैंड का फंक्शन होता है जिसको वो सीड पास कर देते हैं। एसरैंड है ना, एसरैंड, ठीक है। और इसको फर्स्ट करा मैंने सीड किया 5 पास, तो अब अब क्या होगा बोला, क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं तो देखें इस 5 सीड के साथ ये 3 डिफरेंट रैंडम नंबर आए, ठीक है। अब मैं अगर इसको दोबारा रन करता हूँ तो क्या मेरे पास यही 3 रैंडम नंबर आएंगे कि डिफरेंट आएंगे? बताएं अहमद। यही आएंगे सर। क्यों आएंगे ये? सर सीड कांस्टेंट है। सीड कांस्टेंट, शाबाश। तो हमने सीड को चेंज करने के लिए क्या यूज किया था? टाइम जीरो का फंक्शन। टाइम जीरो क्या करता है, आपको करंट टाइम रिटर्न कर देता है, क्योंकि टाइम जो है वो हर वक्त चेंज हो रहा है। टाइम तो कांस्टेंट नहीं है ना, वो हर सेकंड हर लम्हे चेंज हो रहा है। तो हर बार चूंकि आप सीड डिफरेंट होगा तो इसलिए आपके पास रैंडम नंबर डिफरेंट जनरेट होगा। देखें पहली बार ये जनरेट हुआ ना, अगली बार कुछ और आ जाएगा, अगली बार कुछ और आ गया आपके पास। तो सीड यही है। सीड बेसिकली वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से रैंडम नंबर कैलकुलेट होता है। उसकी कोई लॉजिक है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन वो सीड वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो रैंडम नंबर हर रन में सेम जनरेट होंगे, सेम पैटर्न वाले। और अगर हर बार जो है सीड डिफरेंट होगा तो आपके पास जो रैंडम नंबर भी डिफरेंट जनरेट होंगे। ठीक हो गया? सर ये जो टाइम का फंक्शन है, टाइम के फंक्शन के अंदर हम जीरो ही पुट करेंगे। टाइम के फंक्शन में अगर जीरो पुट करते हो ना तो आपको करंट टाइम मिली सेकेंड में दे देता है, ठीक है। तो इस टाइम के फंक्शन के बारे में अगर मजीद आप देखना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं जी।
टाइम फंक्शन इन CSTDlib, तो वो आपको इसके बारे में बता देगा ये क्या यूज होता है। CSTDlib के अंदर टाइम का जो फंक्शन है, इसने भी रैंडम नंबर्स यूज किया होगा। टाइम 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 मैंने ठीक है, अभी टाइम का फंक्शन है ना, आप इसको थोड़ा खोल लोगे तो बताएगा आपको, जिसकी रिटर्न टाइप है बेसिकली, और ये फंक्शन का नाम है, और इसको हम ये कुछ आर्गुमेंट, ये वाला आर्गुमेंट पास करते हैं, इसी टाइप का आर्गुमेंट, और ये पॉइंटर है। बहरहाल इसने यूज़ किया हुआ, अगर आप इसको नल पास कर दोगे तो आपको ये डिस्प्ले कर देगा इतने सेकंड्स जो कि इस टाइम से पास हुए हैं, यानी कि 1970 से लेकर जनवरी 1970 से लेकर अब तक जितने भी सेकंड्स पास हुए हैं वो इस तरह से आपको रिटर्न कर देगा, अगर आप उसको नल पास करते हो। और अगर आप इसको ये पास करते हो, यानी कि ये टाइम टी एक कह लें कि डाटा टाइप है जिसका ये वेरिएबल मैंने बनाया, और आपने ये पास कर दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो है ना, अब इसके अंदर वो वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है सर। सही, तो आप वेबसाइट आपने खोली, इसका नाम बता सकते हैं, मैं बाद में इसको रीड कर लूंगा। जी बेटा, ये जो वेबसाइट अभी आपने खोली है इसका नाम बता सकते हैं, मैं इसको डिटेल में रीड कर लूंगा बाद में। ये ले मैं इधर सेंड कर देता हूँ, ठीक हो गया। थैंक यू। और सर ये एक और बात बताएं कि वो जो बुक पे हमारे पास ये प्रॉब्लम 325 है, इसके अंदर जो लाइन नंबर 10 है, इधर उसने लिखा हुआ है अनसाइंड सीड इज इक्वल टू, आगे टाइम का फंक्शन है, तो ये सीड को इसने एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है या कुछ जी और है? वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल। सीड का नाम कुछ भी रख सकते हैं मतलब के, हाँ और कुछ उसको भी, बाद में स्टैंड के अंदर पुट कर देंगे। जी आप बिल्कुल, आप चाहें तो आप ऐसे पुट कर दें जैसे मैंने पुट किया, ये देखें, जी सर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन है जी? आज 33 बच्चे हैं खाली, बाकी बच्चे किधर हैं? किसी का और क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रोल नंबर 2 का सर वो प्रेजेंट थी, उसका डिस्कनेक्ट हो गया है और वो कनेक्ट नहीं हो रहा अब। चलें, ये अब्दुल वहाब आप जो है वो नोट कर रहे हैं, रोल नंबर 2 जो है वो प्रेजेंट थी, उनके मेथड मार्क नहीं करेंगे। रोल नंबर 2 है वो मिसबा है। अच्छा अच्छा, वो मुझसे वो बच्चा पूछ भी रहा था, बच्चा बच्ची हैं कि जी ये टाइम पीछे करना है, मतलब वो चाहते हैं कि जी हम ये क्लास का टाइम जो है ना हमारा वो 11 से 12 कर दें, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम इसको 11 से 12 कर दें? नो सर। तो हम फिर अगली मीटिंग 11 से 12 कर दें, मैं पूरी अपडेट कर देता हूँ ना। यस सर। ठीक है, अगली बार हमारी मीटिंग जो हुआ करेगी ना 11 से 12 होगी। हाँ एक चीज़ ये है कि अभी अगर आप देखें तो रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो है ना ये वाला 11 मई को तो हो जाएगी हमारी क्लास, ये जो 18 मई वाली क्लास है ना, और फिर उसके बाद ईद भी आ रही है 18 मई या 25 जो है, 18 मई जो है ये आखिरी अशरा है, और 25 में ईद, यानी कि इसमें ईद आ रही होगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 18 और 25 की क्लास शायद ना हो हमारी। ठीक है, सर रिपीट कर दें, क्या बोला अभी आपने?
मैं कह रहा हूँ कि 18 मई और 25 मई ये दोनों मंडे हैं। 18 मई वाला जो वीक है वो आखिरी इशरा बनता है और 25 वाला जो है वो ईद वाला बनता है। तो हो सकता है कि आपकी इनमें क्लास ना हो, 18 को भी क्लास नहीं होगी, 25 मई को भी क्लास नहीं होगी, मतलब ये ऑनलाइन सेशन जो हमारा होता है वो नहीं होगा। ओके सर। चलिए हम इसको करते हैं। हम इसको 11 से 12 कर देते हैं। ठीक है, अपडेट हो गया है। अब ये 27 से अगला जो मंडे 27 को है ना, तो 27 से आपकी क्लास 11 से 12 बजे के दरमियान हुआ करेगी। ठीक है, 27 से ऑनवर्ड जितने भी वीक्स आते हैं, 27 को क्लास होगी, 4 को होगी, 11 को होगी, 18 25 को फुल नहीं होगी, और फिर आगे 1 मई है, तो 1 मई को भी होगी। हो सकता है कि ऑनलाइन, हो सकता है कि आपके साथ ही क्लास हो जाए। हमारी हमारी क्लासें आपको याद है कब होती थी? मंडे को होती थी हमारी क्लास। हाँ, 8 से लेके 11 बजे तक मंडे को हमारी क्लास होती थी। बहरहाल, तो किसी का कोई और प्रॉब्लम हो, किसी ने कुछ पूछना हो? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलें ठीक है फिर, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम बंद करते हैं। 10 मिनट ही रह गए हमारे पास। ठीक है, तो अगली क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है सर इसकी अटेंडेंस होगी? जी जी, अटेंडेंस तो होगी, अटेंडेंस तो हर क्लास की होती है। ठीक है सर। मुझे वो बता देंगे अब्दुल वहाब अभी कितने लोग जो हैं वो नहीं है। ठीक है फिर, अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल वहाब मुझे बता दें कि कौन कौन प्रेजेंट नहीं है, ये कर दीजिए आप टेक्स्ट। जी नाम बेटा, जब आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे तो आप पुराने वाले लिंक से ही ज्वाइन करेंगे। लिंक तो सेम ही है, टाइम चेंज हुआ खाली। हम जाएं? जी आप जा सकते हैं बेटा। सईद अहमद हसीब भी नहीं है। अच्छा, मैं तो मार्क कर लूँ। सईद अहमद नहीं है। सर आप वो अमीर हमजा जो था ना, जी 2917 भी है ये एक मैं दफा। मार्क कर लूँ। एक मिनट। हसीब की भी अपने मार्क कर लें और आतिफ की भी अपने मार्क कर लें। आतिफ आतिफ अली की अपने मार्क कर लें। जी अब बताएं क्या कह रहे हैं आप? सर वो अमीर हमजा 2917 भी है, ये ऑनलाइन हुआ था, ज्वाइन इसने किया था, लेकिन ये कुछ ही देर पहले ना वो ऑफलाइन हो गया। तो क्या इसकी अटेंडेंस मार्क करेंगे कि नहीं? ये आया था क्लास में? जी सर। कितनी देर के लिए आया था? नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है कि वो एंड पे था, उसका नहीं। सर उसका नेट के इंटरनेट का इश्यू होता है, तो इसलिए वो ऑफलाइन हो जाता ठीक है, मार्क कर देते हैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। बस ये 3 बजे ही एबसेंट है? सर मैंने सिर्फ बॉयज का देखा है, गर्ल्स का मास्टर से पूछ लें। बेटा मासवा आप बता दें गर्ल्स में से कौन कौन प्रेजेंट नहीं है?
सर मैंने अच्छा नोट नहीं किया, मैं करती हूँ। थोड़ा देख लिया करो, आप भी देख लिया करो गर्ल्स में से कौन कौन नहीं है, ठीक है। इस बार हम मासो से पूछ लेते हैं, मासो खुद नहीं है मेरा ख्याल है यहाँ पे। सर मैं हूँ, आपने सीआर को कहा था इसलिए मैंने नोट नहीं किया, मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप भी कर लो, अगली बार से यार ही नोट कर लिया करेंगे, चले या मैं आप सर दोनों अभी कोऑर्डिनेट, हाँ जैसा आपको इजी हो। तो मासो बेटा आप कर लें, बता दें फिर। जी बेटा, कितने प्रेजेंट में गर्ल्स में से? मासपा है? सर मैं हूँ, गर्ल्स असल में ज्यादा है तो अच्छा चले कर वो लें, कुछ चले भी गई हैं तो इस वजह से। कर लें कर लें। सना को मैंने देखा था शुरू में, नाम आ रहा था उनका लिखा हुआ।
सर ये तंजीहा नहीं है 43। तंजीहा नहीं है, पाकिस्तान रहे हैं। जी सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तंजीहा ठीक है। और यानी कि आज की हमारी जो अटेंडेंस है, कितने लोग एब्सेंट हैं? 1 2 3 4 बच्चे। शोएब भी तो नहीं, शोएब है यहाँ पे? नो सर, शुएब ने अटेंड ही नहीं की, शायद पहली भी नहीं थी की। आपने मुझे बताया नहीं, खाना शोएब भी नहीं है। और शाइस्ता है? सर उनका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, वो आ रही थी। शाइस्ता ये भी हमारी जी सर। ठीक है। जी सर, उनका कनेक्ट हुआ था। 4 5 तो 5 बंदे हमारे एब्सेंट है ना। और ये क्लास बंदे कितने टोटल? 41 हैं। 41 नहीं है ना जी, 41 है। और 41 में से 5 एब्सेंट है ना, 36 बन गए। 36 डिवाइडेड बाय 41, तो आज आपके 37% है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ रहमत कैसा है? फौजी अरे बराबर है, वो बराबर है। हाँ बराबर ही है। हाँ आप कहाँ से जो आपको चोट लगी थी? बस यार अल्लाह कहते हैं, अल्लाह करे सी चंगियां मुझको वेचन चंगियां। लेकिन उस्मान, आपको तो याद है ना, वो आप क्या कह रहा था ना कि ये बहादुरी है। मैंने बहादुरी नहीं देखा। अपने काम चुप कर जा, लग गया ना तो मान ले तेरी गलती है। कैसा है, ठीक है पहले चलो कि नहीं? चलो मैं नहीं, वो एक्सेप्ट आप कर लेता हूँ। उसने कहा था पहले ना मेरी कि बात तेज चला था ना, तेज चलाने का। आज नहीं भाई नहीं नहीं बोल रहे। खान साहब बात ऐसी नहीं है। कैसी है सर? बात ऐसी नहीं कि बाइक रुकी नहीं, बाइक रुक गई थी, पर आगे पुलिस वाला था, उसकी जान बचाने की खातिर मैं गिरा। अच्छा अब ठीक है। हाँ ठीक है। पुलिस लग गया। हमला मेरे ख्याल सोया हुआ है। हाँ शुक्र है टाइम से आ गया। हमजा को नहीं क्लास होने के नहीं, मेरे को भाई याद है आप हो रही है यार। नहीं मेरा मोबाइल नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैंने से एसएमएस करना था। हमजा अभी भी मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है, क्लास की रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है। क्लास कहता क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं कहा हो रही है तो कोई बात नहीं मेरे भाई। मतलब नहीं वैसे सर भैया वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो उस्मान जी जी उस्मान, लेकिन एक दफा पठान को बाइक पे मैं जरूर लेके आऊंगा गुजरावाला। खान देख लो, बात नहीं आ रहा। खान नहीं आता तेरे साथ? किसको? खान नहीं आता, खान तेरे को बाइक पे नहीं जाएगा अब। नहीं, आप वो आपके साथ कभी नहीं बैठूंगा। खान वैसे अब मैंने सुजुकी 110 ले ली, अब तू टेंशन नहीं ले, अब तो ज्यादा स्पीडोमीटर होगा, अब तो तू जल्दी जल्दी आ। लुक वर्ड उस्मान मेरे पास थी पहले। आ हुन स्कूल है यार, मैं कहने लगा थी कॉल लीव कर जा, पर आपने लीव कर गई यार। सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा तो फिर क्या हो गया यार? हमने क्या किया? हमने यही कहा लुक वर्ड। तू कुछ कर रहा है? भाई ओके करो, अभी रहने दो, इस पे ना बात करो। अल्लाह ओके, हमजा अल्लाह हाफिज, सारिया अल्लाह हाफिज।